जैसे कि आपको पता है हम लोग MJ5 में, MJ5 जो हमारा पेपर है, MJ5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, इसी टॉप पेपर का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जिसमें हम लोग भुगतान संतुलन के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्लास का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। भुगतान संतुलन में भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण क्या हैं और इसे दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, वर्णन करें, है ना। यानी इसी को और एक तरह से पूछा जा सकता है, भुगतान संतुलन में यदि असंतुलन हो जाए, कमिन हो जाए तो इसके क्या क्या कारण हैं और इसे अनुकूल बनाने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। तो भींग के क्यों आता है बाबू तुम लोग, हैं रेनकोट रखना चाहिए ना, हैं। हाँ तो मौसम बारिश ऐसी ही होता है, घर से निकलने पर कभी नहीं होता है, इसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो भुगतान संतुलन में असंतुलन के क्या कारण हैं और इसे दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, वर्णन करें। भुगतान संतुलन में यदि असंतुलन हो जाए तो इसके क्या क्या कारण हैं और इसका अनुकूल को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, या कभी कभी आएगा भुगतान संतुलन के प्रतिकूलता को दूर करने के क्या उपाय हो, है कि नहीं। या इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी देख लो, भुगतान संतुलन के प्रतिकूलता के कारण क्या हैं, इसे अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है, इसे कैसे अनुकूल बनाया जा सकता है, कैसे अनुकूल बनाया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन कई तरीके का है लेकिन आंसर मेरा हमको सेम लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम आते हैं, आंसर लिखते हैं। ठीक है, लेखा का अर्थ किसी देश का भुगतान, किसी देश का भुगतान संतुलन एक दिए हुए वर्ष में आर्थिक लेन देन जो कि शेष विश्व से करता है का क्रमबद्ध विवरण है, क्रमबद्ध विवरण है।
यह एक दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित लेखा है, जिसमें प्राप्तियों या लेनदारियों को क्रेडिट एवं भुगतानों या देनदारियों को डेबिट पक्ष में रखा जाता है। क्लियर है ये चीज? रखा जाता है। लेखा के अर्थ में यह सदैव संतुलन में रहता है। लेखा में के अर्थ में यह सदैव क्या रहता है? संतुलन में रहता है। जब विदेशी विनिमय की प्राप्तियां एवं भुगतान बराबर होते हैं, तो भुगतान संतुलन सदैव संतुलन में पाया जाता है। यानी स्वायत्त प्राप्तियां, जिसको हम लोग कहेंगे सॉरी इसको यहां लिखो, स्वायत्त पूर्ति, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राप्तियां बराबर स्वायत्त मांग, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? भुगतान। तो ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन सदैव क्या रहेगा? संतुलन में रहेगा। क्लियर है? परंतु यदि भुगतान संतुलन में अतिरेक या घाटा है, तो यदि भुगतान संतुलन में अतिरेक या घाटा है तो दोनों ही दशाओं में भुगतान संतुलन की असंतुलन को व्यक्त करता है। दोनों ही दशा क्या व्यक्त करेगा? असंतुलन को, या जिसको हम लोग क्या कहेंगे? या हम लोग प्रतिकूलता को व्यक्त करता है। ध्यान दीजिए, या प्रतिकूलता को व्यक्त करता है। यदि स्वायत्त पूर्ति इज ग्रेटर देन स्वायत्त मांग, यानी ये क्या है? प्राप्तियां इज ग्रेटर देन भुगतान, तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सा पोजीशन है? अतिरेक या बचत या सरप्लस। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए यदि
स्वायत्त पूर्ति इज लेस देन स्वायत्त मांग, यानी प्राप्तियां इज ग्रेटर देन, सॉरी प्राप्तियां इज लेस देन भुगतान। तो ये जो केस है ये घाटा या इसको लॉस या प्रतिकूलता को बतलाता है। इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस को इसको अनुकूलता भी बोलेंगे। अनुकूलता है ना, अच्छा चीज, अनुकूलता। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भुगतान संतुलन में असंतुलन। भुगतान संतुलन में असंतुलन किसी भी देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था की स्थिति, आंतरिक अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए चिंताजनक माना जाता है। चिंताजनक माना जाता है। अब देखिए, अनुकूलता यानी सरप्लस है तो भी दिक्कत, मतलब कहने का मतलब अच्छा पोजीशन नहीं माना जाएगा, और अगर घाटा है तब तो और ही खराब। क्लियर है कि नहीं? ओके। परंतु अतिरेक, वही चीज हम अभी लिखने जाते हैं, परंतु अतिरेक की अपेक्षा घाटा अधिक चिंतनीय विषय है। अतिरिक्त है तो बढ़िया है, चलिए, लेकिन उसको इक्वल करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अगर घाटा है तब तो यह बहुत ही खराब पोजीशन है, क्योंकि भुगतान संतुलन में असंतुलन का बोझ, भुगतान संतुलन में असंतुलन का बोझ अतिरेक वाले देश, अतिरिक्त वाले देश की तुलना में घाटे वाले देश पर अधिक पड़ता है। जिस देश का घाटा होगा उसी देश पर असंतुलन का बोझ अधिक पड़ेगा। क्लियर है? अगला हम लोग देखेंगे, भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रकार। भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रकार। भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रकार। भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रकार, हाँ, क्या क्या प्रकार हैं? भुगतान संतुलन अतिरेक या घाटा। भुगतान संतुलन में अतिरेक या घाटा के लिए अनेक कारक जिम्मेवार हैं, और इसी आधार पर असंतुलन की प्रकृति निर्भर करती है। भुगतान संतुलन में असंतुलन के निम्नलिखित प्रकार हैं। निम्नलिखित प्रकार हैं, टाइप्स को देख लीजिएगा ना। नंबर 1, अस्थाई या
अल्पकालीन असंतुलन। दूसरा है दीर्घकालिक या आधारभूत असंतुलन। दीर्घकालीन या आधारभूत असंतुलन। नेक्स्ट है चक्रीय असंतुलन। नेक्स्ट है संरचनात्मक असंतुलन। तो देखिए 4 प्रकार में बांटे हम लोग। एक तो हो गया अस्थायी असंतुलन, एक हो गया अस्थायी असंतुलन या अल्पकालीन असंतुलन, दीर्घकालिक आधारभूत असंतुलन या चक्रीय साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम और स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। ओके, ये शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम, लॉन्ग टर्म या बेसिक डिसइक्विलिब्रियम और साइक्लिक और स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब हम लोग एक एक करके इसका हम लोग देख लेते हैं। अस्थायी या अल्पकालीन जो है वो क्या है? अस्थायी या अल्पकालीन असंतुलन। अस्थायी या अल्पकालीन असंतुलन। जब निर्यात मौसमी उतार चढ़ाव, जब निर्यात मौसमी उतार चढ़ाव व्यापार में आकस्मिक परिवर्तन प्रतिकूल मौसम आदि से प्रभावित होता है, आदि से प्रभावित होता है, तो भुगतान संतुलन में अल्पकालीन असंतुलन पैदा हो जाता है। जब निर्यात मौसमी उतार चढ़ाव या व्यापार में आकस्मिक परिवर्तन या प्रतिकूल मौसम आदि से प्रभावित होता है तो भुगतान संतुलन में अल्पकालीन असंतुलन पैदा हो जाता है। हम बता रहे हैं अभी, हम बता रहे हैं हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम भारत जो है किसी देश को निर्यात करता था। ठीक है, क्लियर है ना? तो मान लीजिए फसल का उत्पादन, एक गेहूं का निर्यात कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो गेहूं अक्टूबर में लगाया होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल पे लो, बोलिए फिर अक्टूबर में नहीं लगता तो वह गलत बात। अक्टूबर में लगाया तो 3 महीना छोड़ा, 4 महीना लगा, तो लगा दिसंबर के आसपास या जनवरी के आसपास ये फसल पका और ये किया, तो उस समय तो निर्यात हुआ कि नहीं? उसमें तो आपको आय प्राप्ति हुई, निर्यात हुआ, इनकम प्राप्ति हुआ, तो संतुलन आया। लेकिन अगर जनवरी फरवरी मार्च तक तो उस पैसा आपको दिखाई पड़ा बेचने पर, लेकिन उसके बाद जब तक अक्टूबर नहीं आएगा तब तक उत्पादन होगा क्या? तो बीच में आपका निर्यात गेहूं का तो बंद हो जाएगा, तो उस ड्यूरेशन में आपको तो आय नहीं प्राप्ति होगी। तो देख रहे हैं, तो जब मौसम, देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, मौसमी उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। मान लीजिए अचानक ऐसा मौसम हो गया, आप निर्यात करते हैं लेकिन मान लीजिए दूसरे देशों में बाढ़ आ गया, तो आपकी निर्यात तो बंद होगी। तो देख रहे हैं मौसमी उतार चढ़ाव या कोई आकस्मिक परिवर्तन, युद्ध हो रहा है वहां, आपके देश में अचानक युद्ध हो गया, तो आपका जितना भी उत्पादन तो सब बंद हुआ कि नहीं? युद्ध समाप्त होगा, देन उत्पादन होगा, तब ना आप बेचेंगे, तब ना इनकम की प्राप्ति होगी। तो ये सब कुछ आकस्मिक परिवर्तन कुछ आ जाता है व्यापार में, है कि नहीं? बीच में कोरोना पेंडेमिक आ गया था, हमारा स्मूथ रन हो रहा था लेकिन पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स कर गया था। तो इन सब के कारण क्या होता है, अगर असंतुलन पैदा होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्पकालीन असंतुलन, या क्या होते हैं? अल्पकालीन या ये अस्थायी असंतुलन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दीर्घकालीन
या आधारभूत, दीर्घकालीन या आधारभूत असंतुलन, दीर्घकालीन या आधारभूत असंतुलन। जब किसी देश के भुगतान संतुलन में असंतुलन लंबे समय तक बना रहता है और उसकी प्रवृत्ति संचयी हो जाती है, और उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है? संचयी हो जाती है। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए इधर, युद्ध हो गया, उसके समाप्त होने के बाद भी आप फैक्ट्री को ठीक से क्लियर नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आपका क्या हुआ? जो घाटा चल रहा था वह क्या होगा? बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा? संचयी प्रवृत्ति, यानी दीर्घकालीन ना हो जाता है। तो यह प्रवृत्ति यदि दीर्घकाल तक, हाँ जी, बनी रहती है, तो इस प्रकार उत्पन्न असंतुलन को स्थायी, दीर्घकालीन या आधारभूत असंतुलन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? जो मैंने बातें कही थी उसको आप लोग बता दिया हूं मैंने। और इसका क्या कारण है? और इसका कारण निम्नलिखित है। पहला, तकनीकी परिवर्तन। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। अब देखो, भुगतान संतुलन में असंतुलन क्यों आता है? या तो प्राप्तियां और भुगतान, यही दोनों में कमी बेसी हो जाने पर होता है। तो मान लीजिए क्या हो रहा है, ये एक तरह से निर्यात है और ये एक तरह से आयात है। भुगतान को आप आयात बोल सकते हैं, प्राप्तियों को निर्यात बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए हमारा देश ये है, ठीक है, ये इंडिया है और हमारा चीन के साथ व्यापार होता था, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग जिस टेक्निक से उत्पादन करते थे, हम उत्पादन करके चीन को बेचते थे, निर्यात करते थे। चीन भी अपना सामान को यहां बेचता था। क्लियर है? चीन ने क्या किया, समय के साथ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करता गया, चूंकि उसके पास पैसा था, धनी देश है, जैसा जो भी कारण हो, तब क्या होगा, यह उत्पादन का कार्य जारी रख पाएगा और अपना निर्यात को जारी रख सकता है। भारत ने क्या किया, पहले परंपरागत तकनीक से करता था, उसके बाद टेक्नोलॉजी बदला, उसको भी प्रयोग किया, लेकिन इसमें एक टेक्निक से दूसरे टेक्निक में परिवर्तन करने का जो पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है उसके पैसे पर। चूंकि पैसा कम है तो उसको ज्यादा समय लगता है, दिन लगता है उस टेक्नोलॉजी को अपनाने में। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बाजार में टिक पाएगा क्या? वैसा देश जो नवीन तकनीक का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा, उसके वस्तुओं की कीमत क्या होती है, कम होती है, और हमारे वस्तु की कीमत तो अधिक हो जाएगी। तो कौन लेगा? चीन में जाके अगर हम किसी वस्तु को बेचेंगे 5 रुपया में और वही सामान चीन में अगर 2 रुपये में बन रहा है, तो आपका सामान को कोई लेगा जी? कितनों भी जाके बोलिएगा, पैर छू के प्रणाम कीजिएगा, सर ले लीजिए, आप मेरा पुराना ग्राहक थे, तो बोलेगा 2 रुपये में 2 तब लोगे। यही सामान मेरे यहाँ 2 रुपये में मिल रहा है, अमेरिका से मंगा रहे हैं तो 2 रुपये में मिल रहा है, और आपके यहाँ से मंगाएंगे तो 5 रुपये में लेंगे, छोड़ दीजिए, नहीं लेंगे, बंद करें। तो टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो जाने पर कभी कभी ऐसा होता है, हम अगर पुराने तकनीक को अपनाए हुए हैं और हम उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए हैं, तो हम क्या होगा, मार्केट से दूर होता चला जाएंगे। है कि नहीं? क्लास की भी बात हो रही है,
जो रेगुलर क्लास करेंगे वो पढ़ाई में जुड़े रहेंगे, जो रेगुलर क्लास नहीं करेंगे वो पढ़ाई से दूर होते जाएंगे और कॉलेज से भी दूर होते जाएंगे, और कॉलेज से दूर होते होते गांव से भी दूर होते जाएंगे, और गांव से भी दूर होते होते कहां से चले जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, पूरा सोसाइटी से बाहर हो जाएंगे। मतलब सोसाइटी से बाहर हो जाने का तात्पर्य यह है कि गांव में तो रहेगा वो, लेकिन गांव में नहीं है। बताइए इसका मतलब समझ रहे हैं? कोई उसको सम्मान नहीं देगा। सम्मान किसको दिया जाता है? गांव के लोग उसी को वैल्यू देते हैं जो कि सोसाइटी में कुछ ऐसा काम करता है, या जिसकी व्यवहार ऐसा है, या कुछ कंट्रीब्यूशन है उसका, है कि नहीं? जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको क्या देगा? क्लियर है कि नहीं? बात को समझ रहे हैं ना? तो वही चीज होगा यहां भी। और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगा तो भी मेरा यही प्रॉब्लम आएगा। अगर जनसंख्या को कंट्रोल में नहीं रखे हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? भारत जैसे देश की बात करें बाबू लोग, तो कृषि योग्य भूमि लगातार कम होता जाएगा। जनसंख्या और तेजी से बढ़ेगा तो फैक्ट्री कहां खड़ा कीजिएगा? अभी फैक्ट्री करने के लिए तो आप जमीन दे भी दे रहे हैं, कल को रहने के लिए नहीं होगा तो वही फिर खराब पोजीशन हो जाएगी, है कि नहीं? तो जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ेगा तो गरीबी और बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ेगी, और क्या होगा? लोगों की आय कम होगा, गरीबी आएगा तो देश का विकास भी नहीं हो पाएगा। और क्या होगा? हम अपने ही देश में सब उत्पादित वस्तु का खा लेंगे, उपभोग कर लेंगे, तो बाहर क्या बेचेंगे, है कि नहीं? एक किसान था जिसके परिवार के सदस्यों की संख्या 2 थी, तो आराम से वो 20 केजी उत्पादन करता था और 10 केजी अपना बढ़िया से खाकर भी खत्म करता, तो 10 केजी में एक साल चला लेता था। उसके परिवार के सदस्यों की संख्या 5 या 2 जो भी मैंने बताया था, 20 हो गया, 40 हो गया। कृषि योग्य उत्पादन तो 20 केजी होगा ना, बहुत नवीन तकनीकों का प्रयोग करके भी कीजिएगा तो 30 होगा, 40 हो सकता है। लेकिन इधर देखिए कैसा उपभोग बढ़ता जा रहा है। जो पहले 10 केजी में चलता था 40 केजी यहीं खत्म हो जाता, बेचेगा क्या वो? प्राइस में तो सब और क्या होगा? क्या होगा प्राइस में? प्राइस इंक्रीज होगा और जनसंख्या भुखमरी के कगार में आ जाएगा। जिस व्यक्ति का इनकम 20 रुपया तो खरीदने लायक ही नहीं रहेगा, मतलब उसके पास क्रय शक्ति इतना कम होगा और प्राइस तेजी से बढ़ेगा, वो भी स्थिति खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा? देश की स्थिति पूरा मतलब डमाडोल, या कह सकते हैं कि एक तरह से कहेंगे असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। ठीक, ओके। ओके, इसी में लिखिएगा थोड़ा सा। विकास के प्रारंभिक अवस्था में निवेश के लिए या प्रदर्शन प्रभाव के कारण, अभी हम बताएंगे प्रदर्शन प्रभाव के कारण विकासशील देशों में उद्योगों की स्थापना के लिए और आयातों के लिए विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ता है, जो आगे ब्याज अदायगी और आयात भुगतान के कारण भुगतान संतुलन पर और आगे नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब देखिए, समझिए इसको, क्यों ऐसा स्थिति आती है, उसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं और क्लियर करूंगा। मान लीजिए कोई देश एकदम पिछड़ा हुआ है, अविकसित देश है,
तो इसके पास पूंजी की कमी है, उद्योग धंधों का अभाव है, ठीक है, तकनीक का प्रयोग ठीक से नहीं कर पा रहा है। क्लियर है ना? तो शुरुआत में हमें दूसरे देशों से, बड़े देशों से या विदेशों से क्या लेना पड़ता है? उद्योगों को स्थापना करने के लिए क्या करना पड़ता है? भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ता है, जिसको पूंजी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो ऋण को लोन ही बोलिए ना, ऋण प्राप्त करते हैं। अब ऋण प्राप्त किया तो ऋण ऐसे तो नहीं दे दिया कोई, उसको तो वापस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो, आप देखिएगा जब भी आप कोई ऋण लेते हैं और उसको चुकाते हैं, 10 सालों के पीरियड के लिए लेते हैं, तो हर साल चुकाते जाते हैं, देखते हैं ऋण मतलब उसका इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा होता जाता है। मतलब आपने 10 लाख का ऋण लिया है तो पता चला फाइनल 10वें साल जब पूरा कीजिएगा तो पता चला 15 लाख आपका चला गया। हालांकि इंस्टॉलमेंट भी देते तो पता नहीं चलता है, ईएमआई के रूप में कटता है तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपको 15 लाख तो पता है 5 लाख चला गया। तो ये जो इंटरेस्ट के रूप में जो भारी मात्रा में पेमेंट करना पड़ता है वो संचयी होता जाता है कि नहीं, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं उसके आधार पर। तो कितना मतलब कितना बोझ नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या होगा? भुगतान, आयात, चूंकि अगर अपने देश में उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो विदेशों से आयात करना पड़ेगा, तो वो आयात कीजिएगा तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो उधर तो ये कहीं ना कहीं भुगतान संतुलन पर क्या करता है? नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो दीर्घकालीन असंतुलन बहुत ही खतरनाक है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, चक्रीय असंतुलन। चक्रीय असंतुलन व्यापार चक्र की अवस्थाओं के कारण, व्यापार चक्र की अवस्थाओं के कारण विभिन्न देशों में जब मंदी और तेजी की स्थिति में भिन्नता आती है तो ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन में, भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप लोग पता है व्यापार चक्र की क्या अवस्था है? एक बार मंदी, एक बार तेजी, है ना? ये देखो इस तरह से व्यापार चक्र होता है, इस तरह से होता रहता है। ठीक है, ये अच्छा पोजीशन माना जाएगा और ये खराब पोजीशन माना जाएगा, मंदी। तो अगर मान लीजिए कुछ देर तक ऐसा होगा, व्यापार चक्र कंटिन्यू चलता रहता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, व्यापार चक्र मंदी तेजी, ये डिपेंड करता है उस देश पर कि कैसे मंदी को तुरंत ठीक कर लेता है, फिर तेजी आएगा, और तेजी को कितना दिन तक लगातार बरकरार रख सकता है, ये उस देश की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। हाँ, गिरावट आएगा, बेरोजगारी आएगा, गरीबी आएगा, वस्तु की कीमतों में कमी आएगा, कोई उत्पादन नहीं होगा, तरह तरह की समस्या है, उसको मंदी बोलेंगे। और तेजी मतलब सभी लोगों को रोजगार, कीमतों में तेजी से वृद्धि अच्छी। तो जब भी तेजी आएगा तो अतिरेक होगा, जब मंदी होगा तो घाटा होगा। तो ये चक्र चलता रहता है। चूंकि व्यापार चक्र में आए असंतुलन के कारण जो भी स्थितियां आती है उसके कारण अगर मान लीजिए होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चक्रीय असंतुलन कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, संरचनात्मक असंतुलन। संरचनात्मक असंतुलन निर्यातों तथा आयातों की मांग और पूर्ति के ढांचे में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न असंतुलन
भुगतान संतुलन का संरचनात्मक असंतुलन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, निर्यातों तथा आयातों की मांग और पूर्ति के ढांचे में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न असंतुलन भुगतान संतुलन का संरचनात्मक असंतुलन कहा जाता है। मांग तथा पूर्ति की संरचना में परिवर्तन के कारण मांग तथा पूर्ति की संरचना में परिवर्तन के कारण कई हैं, जैसे उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन, विदेशी पूंजी के प्रवाह में कमी, संसाधनों की कमी। तो इन सब के कारण क्या होती है? संरचनात्मक असंतुलन, भुगतान संतुलन में संरचनात्मक असंतुलन आती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब हम लोग आते हैं, टाइप्स हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण, है ना। भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण एक एक करके हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला तो देख लीजिएगा, विकासात्मक व्यय में वृद्धि। विकासात्मक व्यय में वृद्धि, हम केवल पॉइंट लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर देंगे अभी। चक्रीय उच्चावचन, नेक्स्ट है प्रदर्शन प्रभाव। सॉरी, हाँ, स्फीतिकारी दबाव। हाँ, स्फीतिकारी दबाव। आयात वृद्धि, आयात में वृद्धि। कीमत में वृद्धि। तकनीकी परिवर्तन। विनिमय दर में परिवर्तन, विनिमय दर में परिवर्तन। विदेशों को अधिक ऋण देना। तीव्र जनसंख्या वृद्धि।
तीव्र जनसंख्या वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता। अब देखिए एक एक करके सभी पॉइंट का मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो ये कारण आपको आज क्लियर हो जाएगा भुगतान संतुलन के क्या कारण है। विकासात्मक व्यय में वृद्धि, विकासात्मक व्यय में वृद्धि। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि कोई भी देश अगर विकास के प्रारंभिक अवस्था में होता है, पिछड़ी हुई अवस्था में होता है, जहां कई तरह की समस्याएं व्याप्त हैं, तो वो अपने अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए क्या करता है, वो बड़े पैमाने पर विदेशों से क्या करता है, पूंजी उधार लेता है। ठीक है, तकनीकी एक अभाव है तो तकनीकों का क्या करता है, दूसरे देशों से अपने पास लाता है, मशीनों का आयात करता है। तो इसके कारण क्या होता है, उसके देश का तो उत्पादन तेजी से बढ़ने लगता है और स्थिति में सुधार आता है, परंतु शुरुआत में उसकी उत्पादन इतनी नहीं होती कि वो निर्यात में वृद्धि कर सके। शुरुआत में जब उत्पादन में वृद्धि होती है दूसरे देश पूंजी की सहायता करके, तो वो अपने ही देश में उसका उपभोग करने के लायक बना पाता है, मतलब सरप्लस उत्पादन नहीं हो पाता है। तो शुरुआती दौर पर वो निर्यात करने के लायक नहीं बनता है, सिर्फ उसकी आयात होती है पूंजी के रूप में, मशीन के रूप में, तकनीकी के रूप में, तो पूरा का पूरा उसको भुगतान चला जाता है, लेकिन वो निर्यात प्राप्ति के रूप में उसकी कम होती है। तो ये एक होती है असंतुलन का कारण। यानी शुरुआत में विकासात्मक व्यय आर्थिक विकास करने के लिए किसी भी देश में शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में, विकास के प्रारंभिक अवस्था में विकास व्यय को में वृद्धि के करने के कारण क्या होती है, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न आती है। चक्रीय उच्चावचन है ना, मतलब उतार चढ़ाव। तो चक्रीय क्या होती है, एक बार तेजी एक बार मंदी। तो ये जो स्थिति आती है तो इसके कारण भी क्या होती है, अर्थव्यवस्था में क्या होती है, असंतुलन, भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति आती है। अगर मान लीजिए प्रदर्शन प्रभाव की बात करें, देखें प्रदर्शन प्रभाव है एक अगला पॉइंट। प्रदर्शन प्रभाव, इसका मतलब क्या होता है, देखा देखी प्रयोग करना। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब होता है देखा देखी प्रयोग करना, एक दूसरे को देख करके। मान लीजिए राम है जो बाइक से क्या करता है, कॉलेज आता है। राम क्या करता है, बाइक से कॉलेज आता है, ठीक है। सोहन जो कि पैदल आता था, ऑटो से आता था, वो भी धीरे धीरे बोलेगा नहीं मुझे बाइक दीजिएगा तभी मैं कॉलेज जाऊंगा। तो क्या होगा, वो भी बाइक खरीद लिया। तो इसको कहते हैं प्रदर्शन प्रभाव। सोसाइटी में क्या होती है, बगल वाला कोई पड़ोसी अगर मान लीजिए घर को कलर करता है तो उसके बगल वाला भी अपना घर को कलर करता है, इसको कहते हैं प्रदर्शन प्रभाव। जो इससे नहीं उसके अनुसरण, मतलब समाज के विभिन्न दूसरे लोगों को देखकर कोई व्यक्ति अनुसरण नहीं करता है तो वो प्रदर्शन प्रभाव नहीं है। देखकर अगर करता है, प्रवृत्ति होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रदर्शन प्रभाव। तो मान लीजिए हमारा देश में गेहूं चावल ये मेरा खाद्य पदार्थ है। अब मान लीजिए हम लोग चाइना और अमेरिका से नूडल्स देखकर हम लोग अपना उपभोग में परिवर्तन लाएं, तो इसको हम कहेंगे प्रदर्शन प्रभाव। हमारा धोती साड़ी कुर्ता ये सब क्या है, हमारा यहाँ का पहनावा है। अब हम पश्चिमी सभ्यता वाले देशों के वस्त्रों का अभी धारण कर रहे हैं, उसको हम लोग अपना रहे हैं, तो ये हमारा प्रदर्शन प्रभाव है। तो ऐसे अगर प्रदर्शन प्रभाव की स्थिति पाया जाएगा तो क्या होगा, उपभोग में अनावश्यक रूप से वृद्धि होगा, जबकि उसकी उत्पादन तो हमारे देश में नहीं हो रही है। हमको आयात से उसको पूरा करना पड़ेगा, और जहां आयात से पूरा कीजिएगा तो निर्यात उसके अनुरूप नहीं होगा, तो घाटा होगा। नेक्स्ट आ जाइए, स्फीतिकारी दबाव। स्फीतिकारी यानी स्फीति किसको कहते हैं, चलिए सबसे पहले स्फीति के बारे में बताइए, स्फीति किसको कहते हैं। किसी भी वस्तु में तेजी से बढ़ोतरी हो जाना, कीमतों में उसकी तेजी, किसी भी वस्तु की कीमत में तेजी से वृद्धि होना, इसी को स्फीति और सामान में कमी आ जाना, मतलब डिमांड कम सप्लाई, ये वही ये डिमांड कम सप्लाई कम, ये नहीं। स्फीतिकारी वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि होती है जबकि मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उसका वैल्यू गिरने लगता है मुद्रा का। यानी पहले 10 रुपया में 1 किलो चावल मिलता था, अब 100 रुपया में 1 किलो चावल मिलेगा, तो चावल का कीमत 10 रुपया से 100 रुपया हो गया।
कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हो गया, उसका जो मूल्य जो पहले 10 रुपया बराबर अब 100 रुपया हो रहा है। बताइए, कहाँ 10 रुपया में ही खरीद लेते थे, अब 100 रुपया देना पड़ता, मुद्रा का मूल्य घटा कि नहीं? ठीक है। तो जब स्फीतिकारी स्थिति आती है, ध्यान दीजिए इधर, जब किसी भी देश में स्फीतिकारी स्थिति आती है यानी कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य कम होता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर विदेशों में जहां आप बेच रहे हैं वहां स्फीति नहीं आई है तो वहां का वस्तु का कीमत तो आपसे कम ही रुपया में मिलेगा। तो आपका वस्तु का कीमत कोई खरीदे, मतलब आपके वस्तु की मांग बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था, चीन में कोई वस्तु 2 रुपया में मिल रहा है और भारत में कोई वस्तु जाकर के 5 रुपया में बिकेगा, तो कोई चीन वाला हमारे वस्तु को लेगा? नहीं ना लेगा जी, बोलेगा 2 रुपये में दीजिए। तो इससे क्या हो रहा है? निर्यात में कमी हो रही है कि नहीं? और अगर मान लीजिए हमारे देश के लोगों को भी पता चल जाए कि चीन में वही वस्तु 2 रुपये में मिलता है, तो सब बोलेगा चीन से सामान लाओ, बोलेगा कि नहीं? सब व्यापारी, जो भारत के व्यापारी, चीन जाएगा और सामान ला के भारत में बेचेगा, 3 रुपया 4 रुपया में बेचेगा। 5 रुपया वाला तो कोई नहीं खरीदने जाएगा, लेकिन 3 रुपया वाला तो खरीदने जाएगा कि नहीं? आयात में तेजी से वृद्धि होगा, निर्यात में कमी आएगा, तो क्या होगा? असंतुलन होगा कि नहीं? घाटा, उसी को बोलेंगे। तो हमारा असंतुलन होगा। नेक्स्ट आ जाइए, आयात में वृद्धि। तो अगर किसी देश का आयात बढ़ेगा तो आयात बढ़ने का कई कारण होता है, तो मैंने देखा ना, चक्रीय उच्चावन होगा, विकासात्मक होगा, इस सब कारणों से आयात में वृद्धि होती है। ऊपर लिखित सभी कारणों से आयात में वृद्धि होगा। तो किसी देश का अगर आयात बढ़ेगा, निर्यात कम रहेगा, तो भाई असंतुलन आ जाएगा। कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि होने के कारण निर्यात घटता है, पता है। तकनीकी परिवर्तन, तो मैंने एग्जाम्पल में बताया था, तकनीकी पर 2 तरीके से होगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आने से क्या होगा? अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं ढल पा रहे हैं तो हमारी वस्तु की कीमत महंगी हो जाएगी, कीमत बढ़ेगी और हमारे वस्तु को कोई डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन वैसे उद्देश्य जो कि अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा, उसकी वस्तु की कीमत क्या होती है? कम होती है, और इसके कारण क्या होती है? उसकी निर्यात बढ़ेगी और वो देश का भुगतान संतुलन में आएगा। तकनीकी परिवर्तन हो गया। विनिमय दर में परिवर्तन, विनिमय दर में परिवर्तन, अगर किसी देश के मुद्रा का अवमूल्यन होता है, ध्यान दीजिएगा, अवमूल्यन यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में आपके देश की मुद्रा का मूल्य घट गया, इसी को कहते हैं अवमूल्यन। क्लियर हो गया? अब इसको समझो, ऐसा समझो, जैसे मान लीजिए $1 बराबर 40 रुपया है, ठीक है? अब $1 बराबर 50 रुपया हो गया, तो इसको कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। यानी कहने का मतलब किसी देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य को अगर घटा देते हैं तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा? जो व्यक्ति, जिसका डॉलर वाला व्यक्ति को, अरे हम तो पहले से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, पहले $1 में 10 केजी चावल खरीद सकते हैं, अब तो हम 15 केजी चावल खरीद रहे हैं, जल्दी निर्यात में आयात करो। बात समझ रहे हैं? तो आयात करेगा यानी मेरा निर्यात हुआ ना जी, हुआ कि नहीं? यानी अमेरिका में मेरे वस्तु का सामान, चावल की मांग ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि $1 से पहले 10 केजी सामान खरीदता, तो $1 देकर 15 केजी मिल रहा है, तो उसको नहीं लगेगा वाह सामान तो सस्ता लग रहा है, तो यहां से पूरा चावल जाने लगेगा, तो निर्यात मेरा ही ना होगा। तो निर्यात होगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? चीज को हमको पैसा से ना प्राप्ति से ना मतलब है जी। अरे यार, मुद्रा का मूल्य बढ़े घटेगा छोड़ो ना जी, पहले यहां इस चीज को समझो। मुद्रा का अवमूल्यन मतलब समझ गए कि नहीं? क्या समझे मुद्रा का अवमूल्यन से? दूसरे विदेशी मुद्रा की तुलना में विनिमय दर में कमी हो जाना, घट जाना। $1 बराबर 40 रुपया, अब $1 बराबर 50 रुपया, इसको कहते हैं विनिमय दर में कमी हो गया, घट गया, यानी हमारे देश की मुद्रा का मूल्य घट गया। तो हमारे देश की मुद्रा का मूल्य घट जाएगा तो हमारे देश की वस्तुएं सस्ती लगेंगी दूसरे देशों को, तो दूसरे देश हमारे देश की वस्तु को मंगाएंगे, आयात करेंगे, यानी मेरा निर्यात हो रहा है। तो निर्यात बढ़ने पर क्या होती है? अतिरिक्त प्राप्ति होगी कि नहीं? कैसे घटा है? हाँ, तो अब यहां सुनो, डॉलर में तो चुकाना पड़ेगा, तो हमारे निर्यात करके मान लीजिए पहले 5 केजी निर्यात करते थे, अभी 50 केजी निर्यात कीजिएगा, तो ओवरऑल आपका इनकम बढ़ा कि नहीं पहले की तुलना में?
लेकिन आप दूसरे वस्तु का नाम मंगा रहे हैं जी, उस वस्तु का तो नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे वस्तु को मंगा रहे हैं। तो आप मान लीजिए उस वस्तु का निर्यात आयात को कम कीजिए। मान लीजिए हम मशीन आयात करते तो एक ही ना मशीन आयात करेंगे जी, 10 तो मशीन नहीं लाओगे, तो जितना मशीन का जो कीमत तो वही ना कीमत दोगे आप। बात समझ रहे हो कि नहीं चीज को? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशों को अधिक ऋण देना। अगर मान लीजिए कोई देश अपने देश से दूसरे देश को अधिक मात्रा में निवेश करता है, वहां निवेश करता है, यानी हमारे देश के लोग जाके उद्योगपति जाके अमेरिका में निवेश करेंगे, उसको ज्यादा ऋण देंगे, तो हमको पूंजी खाता में क्या होगा? घाटा होगा, क्योंकि उस देश को फायदा होगा, क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के लोगों का वहां का उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरे देश को निर्यात करके वे लोग कमाएंगे कि नहीं, हमारा तो घाटा होगा। क्लियर होगा कि नहीं यह चीज? तो विदेशों को अगर हम अधिक ऋण दे रहे हैं, अधिक वहां मात्रा में निवेश कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा पूंजीगत घाटा, पूंजी खाते में घाटा होगा, और इस तरह से हमको क्या होगा? हमारा देश को भुगतान असंतुलन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम ऐसा कोई नीति बनाएं कि दूसरे देश को आकर्षित करें कि मेरा देश में आके निवेश करो, मेरा देश में फैक्ट्री खड़ा करो और उत्पादन करो, तो मेरे देश को फायदा होगा, यानी मेरा देश भुगतान संतुलन क्या होगा? अतिरिक्त रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अगर तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर होगा तो उपभोग बढ़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा आयात करेंगे तो लॉस होगा, क्योंकि हमारे ही देश को उपभोग में खत्म हो जाएगा, तो निर्यात में कमी हो। तो जनसंख्या बढ़ने से कृषि असफल हो जाएगा, कृषि का उत्पादन कम होगा, कृषि का निर्यात घटेगा तो मुश्किल। अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ेगा तो अधिक बेरोजगारी और कम उद्योगीकरण होने के कारण क्या होगा? लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो क्या होगा? लोगों का इनकम कम है, इनकम आएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा? उत्पादन नहीं बिकेगा, उत्पादन नहीं बिकेगा कंपनी का या उद्योगों का, तो उसका उद्योग बंद नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास पैसा कम आया तो हम क्यों खरीदेंगे दुकान? वो दुकान वाले बोले क्या राम आजकल दुकान की ओर नहीं आते हो, क्या करेंगे, मेरे पास पैसा ही नहीं आपका दुकान में सामान खरीदने के लिए, सस्ता में दोगे तो बोलिए। तो बोले कैसे देंगे, हम घाटा सके कैसे देंगे, बोलेगा तो मत, कोई बात नहीं हम नहीं खरीदेंगे, तो वो दुकान धीरे धीरे बंद हो जाए, उसको प्रॉफिट नहीं होगा, दुकान बंद होगा, तो इस तरह से स्थिति में खराब आ जाएगी। ठीक है, आगे जाइए। राजनीतिक अस्थिरता। अगर मान लीजिए किसी देश का राजनीतिक अस्थिरता है तो कौन देश यहाँ निवेश करना चाहेगा जी? हमारे देश में बार बार समय मतलब सरकार बदल रहा है, युद्ध हो रहा है, अकाल हो रहा है, यही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अमेरिका यहाँ पैसा लगाना चाहेगा? और अभी मैंने क्या बताया था, अगर कोई देश हमारे देश में ज्यादा निवेश करता है, यानी हम विदेशी निवेश को बढ़ावा देते हैं मेरे देश में, तो मेरे देश का विकास होगा, मेरे निर्यात बढ़ेगा और मेरा भुगतान संतुलन का घाटा असंतुलन में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, अस्थिरता है, तो क्या होगा? भुगतान संतुलन में असंतुलन नहीं आएगा, हमारे देश में कौन निवेश करेंगे? नहीं करेंगे, हमारे देश का कोलैप्स होगा, हमारे देश में क्या होगा? असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। जैसे कोरोना पेंडेमिक अस्थिरता को ही ना बतला रहा है जी, ऐसी स्थिति आ जाएगी तो अस्थिरता आती है तो क्या स्थिति आता है आप खुद देख रहे हैं, निर्यात बंद हो जाएगा, मेरे देश के प्राप्तियां कम हो जाएगी, क्रेडिट साइड कम होते जाएगा, तो असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। तो देखिए इन सभी पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी? भुगतान संतुलन के असंतुलन के कारण। तो टोटल हम 11 पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है तो आप भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण को वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके दूर करने के उपाय को वर्णन करूंगा। क्लियर है? हाँ, भुगतान संतुलन में अगर असंतुलन आ जाएगा तो उसको दूर करना होगा ना जी, यानी समाधान के उपाय या प्रतिकूलता को दूर करने के उपाय क्या होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।